प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद, इमरान खान ने ताकत के इस्तेमाल का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद के डी चौक में अदम एतमाद वोटिंग से एक दिन कबल सियासी पावर दिखाने का ऐलान, लाखों अफराद को इस्लामाबाद लाने का टास्क दे दिया गया। ऑपोजिशन के सामने डट जाने का फैसला, मुल्क भर में सियासी जलसों का भी आगाज कर दिया। क्या डी चौक का जलसा इस मर्तबा धरने में तब्दील हो सकता है? इन प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान को कैसे हटाएं। शहबाज शरीफ के इशाइये में ऑपोजिशन रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से भी दोनों तरफ मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। नून लीग ने भी डी चौक में सियासी ताकत दिखाने का ऐलान कर दिया। तसादुम का खतरा बढ़ गया। हुकूमती ऑपोजिशन साइड से अपनी अपनी कामयाबी के दावे। क्या ऑपोजिशन हुकूमती इत्तेहादी तोड़कर इमरान खान को वजारत उज़्मा से महरूम कर सकती है? अहम सवाल है ये, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है आमिर साहब। और ये जिस तरह से दोनों तरफ एक एग्रेशन बहुत ज्यादा है और ये बातें बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची हो रही हैं, या ये वाकई हालात कुछ गड़बड़ हो जाएंगे? ये हमारे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, देख के नहीं हम तो सियासी तजिया दे सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज है, ये इम्कानात हैं और इन इम्कानात की रोशनी में ये इसके नतीजे निकल सकते हैं। तो फिलहाल तो ये है कि इस वक्त पीटीआई की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि उनको एक पार्टी जो चौधरीज ऑफ गुजरात हैं वो तो परवेज लाई ने चीफ मिनिस्टर बनने के शौक में ऑलमोस्ट वर्चुअली लगता ये है कि कमिटेड अपने आप को कर ही लिया है। सिर्फ उसके बाद उनको इस्लामाबाद के लिए सिर्फ दो पार्टीज चाहिए। वो जीडीए भी हो सकती है, 8 का फ़र्क है ना, 179 172 चाहिए और उनके 179 है, क्योंकि एक जो है बाई इलेक्शन ड्यू हुआ है, एक एमएनए साहब फात हो गए हुए हैं, तो 8 का फ़र्क है। तो 5 क्यूली के आ जाते हैं, 3 जेडीए की हो सकते हैं, जीडीए की हो सकते हैं। और जो उनका रवैया रहा है कि कराची में उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर आपको पता है पीर पुकारा साहब की जो औलाद है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के भी खाला के बेटे हैं, फिर वो जहांगीर तरीन की बेगम साहब के भी खाला के बेटे हैं, उनकी हर तरफ रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो वो रवादारियाँ, फिर लोग हर कोई बारगेनिंग कर रहा है। एमक्यूएम आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाती है कि उनके जो है 7 बंदे आ जाते हैं तो बिल्कुल इजी हो जाता है। बाप पार्टी से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात चल रही है, 5 बंदे हैं उनके हैं, वो भी आए। सो 2 पार्टीज बेसिकली चाहिए, मगर 4 इस वक्त नेगोशिएशन हैं। ये तो है शरीफाना काम के कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो जाए। अगर ये नहीं होता और ये बंदे तोड़ के फलाने के ग्रुप उनके पीटीआई के तोड़े गए और ना भी तोड़े गए, तो मुझे लगता ही है, डर ये है कि मैं छोटा सा था जब पीएनए की तहरीक जो है ना 77 में, हम बड़े स्कूल में खुश थे कि हमें इम्तिहान नहीं देना पड़ा था और उस साल मुफ्त पास हो गया था। सड़कों पे हम क्रिकेट खेलते रहते थे, पर मुझे वो याद है वो सीन्स, वो सड़कों पे जिस तरीके से जुलूस निकलते थे, टीयर गैस आती थी। तो ये मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता मुल्क जो है ना, मैं तवाइफुल मुल्की तो बहुत सख्त और बड़ा सा लफ्ज़ हो जाता है, मगर एक क्यास नज़र आ रहा है। और क्योंकि ये आसानी से पीटीआई वाले भी नहीं छोड़ने वाले, और जो है उन्होंने जिस तरह ऐलान भी किया है कि एक दिन 27 तारीख को उन्होंने 10 लाख बंदे इकट्ठा करने का ऐलान किया है। हो सकता है उसको वो धरने की सूरत में दे दें बाद में कि वो बंदे काफ़ी सारे यहाँ भी रह जाएं। और उसके बाद फिर पंजाब के अंदर, पंजाब पे भी आता हूँ, मगर साथ में असरात जो पड़ेंगे, आज़ाद कश्मीर में भी तैयार हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, वो सिर्फ इधर देख रहे हैं। वहाँ पे सिचुएशन ये है कि 12 पीपल्स पार्टी के हैं, 6 जो है ना नून लीग के, 18 का ये ब्लॉक है, और जो है बैरिस्टर सुल्तान जो कि सदर हैं पीटीआई के, उन्होंने वो उनका क्लेम ये है कि मेरे पास जो है 9 बंदे मौजूद हैं, 8 बंदे चाहिए हैं मेजॉरिटी लेने के लिए। तो वो वहाँ पे भी वो तैयारी हुई हुई है। बलूचिस्तान के अंदर भी दोबारा जाम कमाल साहब एक्टिव हुए हैं, वहाँ पे भी असरात आ सकते हैं। मगर घूम फिर के असल मुश्किल है पंजाब कि पंजाब में जो है वहाँ तो जो फिगर वर्क जो नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके 185-86 शायद मेजॉरिटी के लिए चाहिए और इनके 184 हैं पीटीआई के,
और इसलिए वहाँ पे पीटीआई के अंदर से कोई अलीम खान ग्रुप या जहांगीर तरीन ग्रुप टूट के ही जो है ना एक तसल्ली बख्श किस्म की वहाँ पे बनती है। मुझे डर ये है कि ये जो परवेज़ इलाही साहब का जो ये बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है उनको चीफ मिनिस्टर बनने का, ये इनके साथ बहुत बुरी होनी है। ये आज तक सरवाइव करते रहे हैं कि ना इनके साथ कोई भी खुश नहीं है। अगर ये पीटीआई से टूटेंगे तो जाहिर है पीटीआई भी इनको माफ़ नहीं करेगी। और मैं क्लास अब मेरा हल मेरे से एग्री करेंगे काफ़ी चीज़ों पे ये नहीं करते हैं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है ना वो इनको माफ़ नहीं करेंगे और वो इनकी कुर्सी पे चढ़ा के 3-4 ऊपर तो बाद में किसी वक्त भी कोई भी एक छोटा सा ग्रुप जो है ना 4 बंदों का 2 बंदों का भी टांग खींच के ना इनको अगर गिरा लिया गया तो उसके बाद ये किसी जगह के नहीं रहेंगे। ना इनको नून लीग शायद टिकट दे जो इतनी मर्जी शोर से दें, पीटीआई वाले भी नहीं देंगे, तो इनकी जो 5 रह गई हैं हो सकता है उससे भी महरूम हो जाएं। तो उनके लिए बहुत बड़ा वहाँ पे ये फैसला है। दूसरा इसके अंदर सबसे जो गंदा पहलू है वो ये है कि जब ये खरीदो फरोख्त वाले मामले की तरफ अगर चला गया तो फिर कोई अखलाकियात तो नहीं रहेगी ना। जब खुलेआम बातें हो रही हैं, अलीम खान ग्रुप है और तरीन ग्रुप है, सारे ग्रुप हैं, जब इधर से ख़रीदे जाएंगे तो फिर उधर से भी ख़रीदे जाएंगे और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। और मुझे डर ये है कि इसके बाद ये असम्बलियाँ डिसोल्यूशन की तरफ जाएंगी। ये आज उनको गिरा लिया जाएगा तो कल दूसरी तरफ से ज़्यादा ऑफर आएगी। इस वक्त भी हर कोई अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांग रहा है ना। हर एक की अपनी प्रॉब्लम है, हर एक की अपनी शराइत हैं। MQM जो है उसको जो है वो जरदारी साहब ने गवर्नरशिप की भी ऑफ़र कर दी है। उन्होंने बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्रियाँ भी ऑफ़र कर दी हैं। अब पीटीआई वाले देखते हैं उनको देते हैं कि नहीं देते हैं, पर उनका एक प्रॉब्लम है, पीटीआई से भी प्रॉब्लम है उनको कि पीटीआई उनकी सीटें ले गई हुई हैं, पर उनके जो मुकाबला वहाँ पे कराची और सिंध में रूरल और अर्बन का है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। सो उनको भी हर तरफ देखनी पड़ती है। फिर जीडीए जो है, जीडीए के मैंने कहा है कि उनकी रिश्तेदारियाँ दोनों तीनों तरफ है। फिर बाप पार्टी की, ये अभी मैं हंस रहा था, मैं मोहम्मद मालिक साहब बेचारे जो है ना वो जाम कमाल से पूछी जा रहे थे कि आपसे कांटेक्ट किया क्योंकि वो बाप के प्रेसिडेंट हैं। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि वो प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने उनकी अपनी पार्टी ने वहाँ फारिग कर दिया चीफ मिनिस्टरशिप से। तो उन्होंने जो बाद इमरान खान मिल रहे हैं वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी से यहाँ से मिल रहे हैं 5 जो यहाँ बैठे हुए हैं, और वो खालिद मक्सी जो है ना यहाँ के पार्लियामेंट्री लीडर हैं। अब खालिद मक्सी जो हैं उनका वो जो एक भाई नादिर मक्सी जो हैं हाफ ब्रदर, वो उसमें वो असद जरदारी के बेस्ट फ्रेंड हैं और वहाँ सिंध गवर्नमेंट में ग़ालिबन अभी भी मिनिस्टर है। और उनके जो सैफ मक्सी हैं वो पीपल्स पार्टी में उनके भतीजे जो लगते हैं, जो कि जुल्फ़िकार नवाब जुल्फ़िकार के मक्सी के साहबजादे हैं, नवाबजादा हैं। तो वो उनकी पीपल्स पार्टी से बहुत असद जरदारी से दोस्तियाँ हैं। सो उनको भी सोचना पड़ता है हर का। मगर ये अगर जो मैंने PNA से ये कहा है वो थोड़ा सा इसलिए कि ये डिसोल्यूशन की तरफ जाती है और मार धाड़ की तरफ चलती है या केओस की तरफ चली जाती है, वायलेंस की तरफ चली जाती है। पहले ही 2 पार्टियां आप देखें ना एंटी स्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, खुल के आई हुई हैं, और ये शहबाज शरीफ साहब जो मर्जी एश्योरेंस दे दें ये चीज़ें रुके नहीं। तीसरी बड़ी पार्टी भी जब सड़कों पे आ जाएगी तो फिर क्या कुछ भी हो सकता है। और याद रहे कि 77 के अंदर भी एक इंटरनेशनल लेवल पे और ख़ित्ते में ग्रेट पावर्स की जंग जारी थी। अफ़गानिस्तान में 1979 में इंटरवेंशन हो गई और ईरान के अंदर भी हो गई और हम फिर उसके अंदर फंस गए। और फिर खुदा ना खास्ता वो 70s भी नहीं है कि लोग आराम से इस्टेब्लिशमेंट को बर्दाश्त भी कर लें। सो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फिर सवालात आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो मर्जी शोहरत दी हो उनके लिए एक्सटेंशन देना बड़ा मुश्किल काम होगा। और फिर अब और तब के दरमियान में क्या होता है क्या नहीं है, और अगर ये लूज़ भी कर जाए, लेट से PTI लूज़ भी कर जाए, तो फिर भी ये एक तो सिचुएशन है ना कि शायद सिंध की गवर्नमेंट रह जाए और KP की गवर्नमेंट रह जाए, और फिर भी ये एक इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी एक साइजेबल पार्टी हैं। ये अपोजिशन भी बड़ी स्ट्रांग होंगी
और अगर इलेक्शन होता है तो भी नहीं भी अगला इलेक्शन जीतते तो ये नहीं है कि ये बिल्कुल जो है ये बड़ी पार्टी है कि अपोजिशन के तौर पे भी बड़ी पार्टी आएगी, तो जो भी सिनारियो ले ले तो वो फिलहाल जो है ना वो उसमें से कोई अच्छाई निकलती नज़र नहीं आ रही। और ये सैड इसलिए है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो ये सेकेंड कोल्ड वॉर कह रहे हैं स्टार्ट हो गई है, तो मुल्कों को बहुत ज़रूरी है कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम हो। और जो इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल हैं, मुआशी मसाइल ख़ास तौर पे और सियासी मसाइल हैं, वो शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है कि वो भी डिलीवर कर पाएंगे। तो लोग जो है शायद ये जो कहा जा रहा है कि ये बड़े खुश जो हो रहे हैं, लुडियाँ कई लोग डाल रहे हैं कि इमरान खान को गिरा लिया, तो कई दफ़ा शायद हो सकता है इमरान खान को बचा रहे हों, वरना वो पीटीआई और इमरान खान एक स्लो डेथ की तरफ जा रहे थे। 1.5 साल में उन्होंने जो है वो बिल्कुल और शायद नीचे जाना था। तो एक किस्म का उनको शहादत का जो रुतबा, सियासी शहादत का जो रुतबा दिया जा रहा है, शायद उससे मेरा ख्याल शायद उनका थोड़ा सा रिवाइवल ही हो जाए। तो ये बाकी क्लास साहब से पूछे और भी बातें डिटेल्स हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं। ब्रेक तो नहीं लेनी आपने? अच्छा मेरी लंबी बात होगी, ब्रेक के लिए कहा जा नहीं रहा है, ब्रेक ले ले पहले, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा क्लास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है आमिर साहब ने जो एंड में, और मुझे पता है कि आपके लिए बड़ी मज़े से आप इसका जवाब देंगे कि ये जो पूरी सिचुएशन है इसमें कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ हेल्पिंग आउट इमरान खान, पीएम इमरान खान इन एनी वे? आमिर साहब ने तो बड़ा निटी ग्रिटी एक चीज़ों को देखा, इसको डिफरेंट तरीके से ज़रा इजी करके देखते हैं इसमें करने के लिए कि इस वक्त जो बस सिचुएशन बनी हुई है, हुकूमतों की कोशिश होती है कि आप कन्फ्रंट्रेशन की तरफ ना जाएं, वायलेंस की तरफ ना जाएं। इस वक्त जो सिचुएशन बनती लग रही है, जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, 3-4 मैंने बयान सुने, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इनकी स्ट्रेटजी होगी साफ ज़ाहिर है कि डरा के मुझे बाकी छोड़ें। आज आमिर कियानी साहब को मैं सुन रहा था, वो बैठे थे फवाद चौधरी साहब के साथ, जिन पे अद्वियात का बहुत बड़ा स्कैम। वैसे कौम गजनी है, ये सम टाइम ना मुझे इस कौम पे ना मादरत के साथ नाराज़ ना हो जाए लोग, मुझे तरस रहम नहीं आता उस वक्त, नहीं गुस्सा भी नहीं आता, ठीक है लोग खुश हैं, उनको ये डोज मिली रहती है, उनको ऐसे ही लोग चाहिए। आमिर कियानी साहब वाज डिसमिस्ड कि आपकी वजारत में इतना बड़ा स्कैंडल आया है, अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं जो आज तक वापस नहीं, उस वक्त बताया गया था 40 अरब रुपए की बात की गई थी। आज वही आमिर कियानी जो है वो थ्रेट कर रहे हैं अपने ही पार्टी के एमएनएस को कि कोई यहाँ से गुजरा तो दूसरे लफ्जों में हम आपको देख लेंगे। जरा पार्टी की तरह ये देखें, ये मुझे तो इमरान खान साहब से पूछना, आपने कौम की तरबियत करनी थी, कौम की तरबियत तो छोड़ दें जो हम बड़े इंतहाई गुस्ताख वो क्या कहते हैं नाफरमान टाइप लोग हैं जी, लोग आपकी जी तरबियत नहीं, आप अपनी पार्टी की क्या तरबियत की आपने? आपके पास जो पार्टी 20-22 साल से थी कि सबसे ज़्यादा जोर ये है कि मेरी पार्टी बिक ना जाए, मेरी पार्टी मेरे खिलाफ वोट ना दे दे। आपकी पार्टी पे यही ग्रिप थी, आपकी पार्टी क्यों आपसे दूर हो गई है? क्यों ये एमएनएस आपके करीब नहीं है कि आपको थ्रेट करना पड़ गया है कि उनको कि जनाब आपको 10 लाख बंदा बुलाना पड़ गया इस्लामाबाद में हुकूमत बचाने के लिए? आपकी हुकूमत उन लोगों ने बचानी है या आपके एमएनएस ने बचानी है? उन एमएनएस को आप कह रहे हैं कि ये एक पुलसरात है, डरा रहे हर तरीके से। नहीं पुलसरात है, इस पुलसरात पे आपने पाँव रखते हुए जनाब पार्लियामेंट तक जाना है और पाँव रखते हुए वापस आना है। सो पुलसरात उन्होंने खड़ी कर दी है। अगर इस तरीके से आपने कैरेट एंड स्टिक के साथ करना है, आपने अपने एमएनए को धमकियां देनी है, अपने एमएनए को थ्रेट देनी है, तो आपकी इस 3-4 साल जो आपने पावर आपने जो हुकूमत की है, आपके साथ ये क्यों है? आप इस एंड पे क्यों आप उस पे पहुंचे? आप किसी एमएनए को हाथ मिला के कुछ नहीं है, किसी आप अपने अलाई से नहीं मिलते थे, आप किसी के साथ जाते नहीं थे। अब आपको ये पता चलता है कि जनाब कि मेरे गिर तो घेरा पड़ गया, मेरे गिर तो यहाँ पे लोग आ गए हैं सारे के सारे। आप दुनिया जहाँ से अपने यार दोस्त लेकर आए, ATMs लेकर आए हैं, वो सारे के सारे ओहदे भी उनको एमएनए से बात तो करें, आप जरा पूछ के तो देखें कि आप लोग क्यों दूर हैं। वो कहते हमारे तो इन्होंने हमें कभी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दी ही नहीं है पावर में। इनके जो यार दोस्त है, इनके अपने मिनिस्टर टीवी पे इंटरव्यूज़ में कहते रहे इमरान खान साहब के कि जनाब खान साहब के जो यहाँ पे इन्होंने गैर मुंतखब यार दोस्त ATMs लगाए थे, आपने पंजाब में किस तरह की गवर्नेंस दी, आपने KP में किस तरह के बंदे लगे, कमज़ोर तरीन बंदे आपने ढूंढ। इस वक्त आपको कहीं पर बुजदार नज़र आता है जिसकी हुकूमत के लिए पूरे मुल्क में मतलब बहस मुबहसे हो रही है कि बुजदार साहब आपको कहीं पे नज़र आते हैं, कहीं पे आते जाते उठते बैठते। सो ये जो आप उसमें कर, आपके पास लीगल प्रोसेस मौजूद है। कोई एमएनए आपकी मर्जी के खिलाफ वोट देते उसको डिस्क्वालीफाई करवा दें। आप कह रहे हैं हम उनको एंटर नहीं दें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये उनको गलत मशवरे दिए गए इमरान खान साहब को, आप लड़ाई की तरफ जाएं। आप एक जमहूरी लीडर हैं, आपके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट है, आपके पास पार्लियामेंट्री सपोर्ट। अब आप ठीक कर रहे हैं, एक एमएनए के पास भी जा रहे हैं, पार्टी के पास भी जा रहे हैं, अलाइज के पास। आपको ये रूट लेना चाहिए। आपको जिसने इस लाइन पे लगा दिया है ना कि 10 लाख बंदा ले आए,
पुल सराहत का एक यहाँ रस्सा लगा दें और रस्से पे टाइट रोप वॉकिंग शुरू होगी। वो एक तो कैट वॉक होती है ना, एक यहाँ टाइट रोप वॉक होगी कि 10 लाख का मजमा और दरमियान में से एक पूरे 172 जो आग का समंदर है, एक डूब के जाने, वो कौन सा है मतलब इश्क वाला जो आता होता है उसका भी आपने उसमें, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे, डूब के मतलब मुझे हंसी आ रही है कि यू आर ए पॉलिटिकल पार्टी, एक डेमोक्रेटिक अपने आप को पार्टी कहते हैं, आपके पास कानून में आइन में इन चीजों को हैंडल करने के तरीके लिखे हुए हैं, आप क्यास और यहाँ तशद्दुद वायलेंस की तरफ क्यों जा रहे हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। इमरान खान साहब को तो आदत नहीं है ना, पहले तो उनके बिहाफ पे ये चीजें कोई और लोग किया करते थे, अब उन्हें मजबूरन करनी पड़ी है ये मेल मुलाकात। दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें मजबूरन करनी पड़ती है, मैं खुद बहुत सारी चीजें मजबूरन करता हूँ, मर्जी से नहीं करता होता। मुझे यकीन करें जब से मैंने सुना है कि आमिर कियानी वो थ्रेट कर रहा है, हु वाज एट द सेंटर ऑफ 40 बिलियन रुपीज अद्वियात का जो इशू जिससे हटा दिया गया, वो अपनी पार्टी के लोगों को बैठ के वो थ्रेट कर रहे हैं कि मैं यहाँ रस्सा लगाने वाला हूँ, उस रस्से पे आपसे कैट वॉक करवाऊंगा मैं, और फिर उसी से आपको दोबारा कैट वॉक करा के लेकर जाएंगे। इट्स अ लाफेबल सिचुएशन, सीरियसली। भाई आपकी हुकूमत है, आप अपने उस एलाइज के पास जाएं, एमएनएस को बुलाएं, उनके ग्रीवेंसेस सुने, अपना कोई तरीका को लीगल रखें। उन्होंने कहा नहीं यहाँ रस्से रखेंगे, मतलब पुल सराहत के रस्से लगेंगे, देखते हैं कि कौन पुल सराहत को क्रॉस करता है। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, क्लास आपने बहुत सारी बातें की, इन एडिशन टू ऑल दोज थिंग्स आप उनमें भी कमेंट करेंगे। अलीम खान ग्रुप का क्या हुआ, उनकी मुलाकातें और वो ऊँट के करवट बैठा? क्लास साहब जो आमिर कियानी वाली बात कर रहे हैं, मुझे ये रशिया के टूर के अंदर बाकी लोगों की कैबिनेट लोग के मिनिस्टर्स की समझ जाती थी और साथ में गए, साथ में मैंने देखा टारमेक पे ये भी जहाज पे चढ़ रहे थे, तो मैंने किसी इनके बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये आमिर कियानी का रशिया में क्या काम था, इनको आपने करप्शन के चार्जेस पे निकाला हुआ है, अब ये पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है। उन्होंने कहा यार इस बेचारे ने ना तरला ही ऐसा किया कि बादशाह सलामत को ना तरस आ गया, उन्होंने कहा यार ले चलो मेरे के लिए प्योदा जहाज है। वो वही वाली बातें जो ये करते थे, तो वो ये वाले रवैयों की वजह से हालात ऐसे नहीं होता। आमिर कियानी साहब ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऐसे नहीं होता कि तरले शरले नहीं होते, अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ता किया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये हालात इन बड़ा पैसा लगाया इस मैच पे इन्हीं रवैयों की वजह से पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन ग्रुप ने और अलीम खान ने थोड़ी सी ना बस मिस कर दी है वो, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का बुनियादी जो मुफाद है ना वो इस्लामाबाद में है कि उनके खिलाफ केसेस जो FIA ने किए हुए हैं वो हटवाना जो है, और यहाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि JIT की और उस तफ्तीशों को ओवर रूल करना, और अंदर से वो बुग़्ज़ भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, और तो शायद वहाँ से चीफ मिनिस्ट्री, हालांकि आइडली रहना था कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप की PTI की बन जाती, पार्टी का ही रिवोल्ट कर देते तो लीगली भी पॉसिबल था कि नहीं चले बुजदार को हटाने के लिए पार्टी का रिवोल्ट हुआ, जिस तरह के बलूचिस्तान में हुआ, बाप पार्टी के ही लोगों ने रिवोल्ट करके अपना चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया, तो वो लीगली आइनी तौर पे भी ठीक होना था। अलीम खान का भी मसला ये है, जाके नवाज शरीफ से तो मिल आए, मगर उन्होंने कमिट कर लिया है आगे परवेज़ लाई से जो तलाएँ आ रही हैं, और परवेज़ लाई की और अलीम खान की पुरानी दुश्मनी है, ये इनको वज़ीर नहीं बना रहे थे। ये मुझे खुद जनरल मेहदी ने जो कि DG रेंजर्स थे वो जो हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा परवेज़ लाई ने कहा जी यानू मैं नहीं मिनिस्टर बनाना, उन्होंने कहा मैंने इसको जितवाया भी है और तुमने बनाना भी है, कहते मैं ऑर्डर उन्होंने किया, ऑर्डर करके बनवाया था। तो अलीम खान की और परवेज़ लाई की बड़ी पुरानी चलती है, उन्होंने इसीलिए कहा कि मुझे अलीम खान ही कबूल होगा, अलीम खान को अब क्या जाएंगे, वापस भी नहीं जा सकते, नवाज शरीफ से भी कमिट कर लिया, उधर से भी वो कर लिया, जहांगीर तरीन के साथ भी उनकी नहीं बन रही है, सो वो भी मुश्किल में मुझे नज़र आ रहे हैं। मगर ये ज़रूर है कि ये अगर यहाँ पे बंदे हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, आप देखें पिछले कोई 10-15 साल में 4वीं तरमीम के बाद एक सियासी इस्तेहकाम एक आया था, एक अच्छी चीज़ हुई थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पूरे 5 साल मुकम्मल किए, डिस्पाइट एवरीथिंग नून लीग ने किए। नून लीग वालों ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है गवर्नमेंट चेंज होने के बाद पूरी बर्दाश्त की, पीपल्स पार्टी के टेन्योर पूरा किया, किसी न किसी की पिछले 10-15 साल में गवर्नमेंटें नहीं कराई थी। ये जब सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा
तो ये रुकेगा नहीं, इससे बहुत ज्यादा गंद पड़ेगा। फिर ये कोई भी 2-4 अरब रुपया खर्च के इधर के बंदे तोड़ेगा, उधर के। मैं पिछले मैं एट लॉस टू अंडरस्टैंड कि क्या इसमें गलत हो रहा है। गलत इसमें ये क्लास सबसे होगा कि ये जो अब तक किसी एमएनए ने कहा है कि मुझे खुद एतराज है कि जो इमरान खान साहब जो वहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम धरना लगाएंगे, और पहले फवाद चौधरी जी ये कहा, बाद में उन्होंने चेंज की पोजीशन अपनी कि 28 को नहीं 27 को जलसा कर रहे हैं। तो वो जब ये कहेंगे कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करके नीम खान ग्रुप बंदे तोड़े हैं, फलाने तोड़े हैं, तो उनके पास भी इखलाकी जवाब बन जाता है। ये चीज नहीं बताते आप और मैं, चलो नहीं बताते कि ये चीज में इस चीज को टैकल करने के लिए, जिससे बड़ा बुरा इमेज आता है पार्लियामेंट का, कानून का, कि इस चीज को टैकल करने के लिए जिन्होंने कानून में ये चीजें रखी हैं उन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि अगर आमिर रऊफ बिक गए हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। अभी तक एक बंदा भी हमारे सामने नहीं आया जिसके बारे में कहा जाए कि ये बिक गया है। नहीं, पहले का प्रॉब्लम ये था क्लास साहब कि सेनेट के अंदर वो जो है सीक्रेट बैलेटिंग थी, साबित करना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पे जो अब होगा ये तो यूं हाथ उठा के होगा। तो ये जो यहाँ वाले जो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि स्पीकर अपना है, वो बचेंगे नहीं। हाँ, वोट डालने के बाद वो फिर निकलेंगे। इस लाहौर के अंदर क्योंकि स्पीकर उनका अपना है, तो वहाँ पे जो है ज़रा मुश्किल हो जाएगी कि वो स्पीकर साहब बैठे रहेंगे उसके ऊपर। मेरा ख्याल है मैं उनमें से मैं चंद लोगों में से हूँगा जिन्होंने हफ्ता 2 हफ्ते पहले कहा था इसी प्रोग्राम में कि उनका कोई प्लान नहीं है। पीटीआई के एमएनए जो है ना, ये खुद हुकूमत ने खुद रोला डाला हुआ है। ये खुद इन्होंने ये आसमान सर पे उठाया कि हमारे बंदे बिक रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ऑफरें हो रही हैं और वो बिकने को तैयार हैं। अपोजिशन ने अभी तक एक बंदा भी नहीं कहा जी हमने फलां खरीद लिया और हमारे साथ, अभी तक कुछ नहीं कहा। हाँ, ये जनरल बयान देते रहते हैं हमारे साथ हैं, अभी तक उन्होंने कोई बंदे प्रोड्यूस नहीं किए। इस पे बंदे तो शो कर रहे हैं ना, वो बार-बार सर उन्होंने वो साथ में ये भी कह रहे हैं पीटीए में बैठे, उनमें किसी ने नहीं कहा जी कि हम उसमें नहीं है। नहीं, मगर अभी अगर वहां से उनका, मैं वही कह रहा हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी ने सही कहा है कि जनाब आप ये बंदे हॉर्स ट्रेडिंग करके ना करिएगा, पार्टी एलाइज तोड़ के आईनी तरीके से बनाएं। हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले वो क्लिप किसी तरीके से बनाएंगे तो फिर इमरान खान, थोड़ा सा मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि हक बजाने में होगा, फिर वो भी गन डालने में कि आप ये डाल रहे हैं तो फिर मैं भी डालता हूं। उनको क्या गन डालना चाहिए? इमरान खान को क्या गन डाल सकते हैं? नहीं, ये जो वायलेंस की तरफ ये जो नहीं, तो फिर इमरान खान इज बीइंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि अगर कोई बंदा आपका रोग हो गया है, रोग एजेंट निकला है, रोग एमएनए निकला है, कानून ने, पार्लियामेंट में, लॉ ने आपको रास्ता दिया हुआ है, उस रास्ते को छोड़ के भाई वुड यू गो एंड ऑप्ट कि आप गंद डालें? नहीं, वहाँ पे पंजाब के अंदर जो है ना वो कानून में रास्ता तो है, मगर लूप होल्स हैं कि लेट्स से कि पंजाब में अगर हॉर्स ट्रेडिंग जब वहाँ, क्योंकि मेजॉरिटी बड़ी थिन मेजॉरिटी होगी अपोजिशन की जो बनेगी, इनके 184 वोट है, 86 चाहिए हैं, तो उनके टोटल 172 पीपल्स पार्टी के और उनके मिला के बनते हैं। 10 उसके आ भी जाएं तो वो 172 और 10 182 होते हैं। तो वो उनके लिए हॉर्स ट्रेडिंग करना लाजिम हो जाता है। मगर वहाँ क्योंकि स्पीकर अपना बैठा है तो वो नहीं बंदे आप उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। लीगल स्पीकर बैठा रहेगा। याद सादिक की मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपसे मेरी रही है फिर हो जाएगी कि स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई नहीं करना, स्पीकर ने रेफरेंस भेजना है, उसका काम नहीं है। याद सादिक ने पीटीआई के बंदे जो 6 टूट के इधर बैठ गए थे जब रेजिग्नेशन वाले, तो उनके ऊपर 1.5 साल वो बैठे रहे थे, उन्होंने आगे डाकखाने का काम नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन को नहीं बेचा था। तो यहाँ पे वो ये मैं कह रहा हूँ कि कानून के अंदर रोक सकता है, जो कि नहीं रोकना चाहिए, आइडियली नहीं रोकना चाहिए, लेकिन वो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। नहीं, वो आगे नहीं भेजते, उसके ऊपर बैठे रहे। याद सादिक साहब 1.5 साल वो जो पीपल्स पार्टी के पीटीआई के 6 बंदे जो टूट गए थे जब रेजिग्नेशन उन्होंने दिया था, और वो दूसरे बेंचेस पे बैठे रहते थे। मगर वो मेरा सिंपल एक इतराज है कि जब हम इमरान खान साहब को ये इनकरेज करते हैं कि वो गंद डालेंगे, उन्हें ये बताना चाहिए इमरान खान साहब को कि आपके पास, आपकी पार्लियामेंट में, कानून में, आइन में आपके पास लीगल तरीके हैं। दैट्स द रीजन कि देयर इज अ लॉ, देयर इज अ पार्लियामेंट। आपने अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने हैं तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है पार्लियामेंट की, कानून की, कह दे कि गंद डालना है। अगर आपने आप बीट करना है उस पे जाए, कानून को जरा जो कानून ने प्रोवाइड किया, जो आप उस फ्लोर क्रॉसिंग कानून पे अगर कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल गंद नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, मैं आई एग्री विद। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं कि लीगल तरीके हैं कि नहीं, और अगर हैं तो एक्सरसाइज क्यों नहीं किए जा रहे, किसके कहने पे चला जा रहा है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। लासा साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप
के साथ, जहांगीर तरीन के साथ हमजा शरीफ की मुलाकात, इसका क्या वो है? और कल के दुश्मन आज के दोस्त फिर बैठ जाते हैं, इकट्ठे बात कर लेते हैं, वैसे कॉमन हो गया। अभी आप ब्रेक में भी यही जिक्र कर रहे थे कि कॉमन हो गई है अभी प्रैक्टिस। इमरान खान साहब का एक हमें फ़ायदा था जिसकी वजह से हम डिबेट कर लेते थे और इन पार्टीज़ को ना थोड़ा सा आते जाते इन पर तनकीद कर लेते थे, पीपल्स पार्टी पे, नवाज लीग पे, कि हम समझते थे ये हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं। अल्लाह के फजल से इन 3 सालों में उन्होंने हमें इस काबिल नहीं रखा कि हम कोई कंपैरिजन ड्रा कर सकें कि वो बुरे हैं तो ये अच्छे हैं, तो ये अच्छे हैं, फलां। सो आप बराबर हैं, अब किसी को किसी से कोई खतरा नहीं अल्लाह के फजल से। एक ही सफ में खड़े हो गए हैं, एक इमाम है, पीछे सारे के सारे ये उनके इसमें बनाकर खड़े हुए हैं। सो वो मतलब ताने वाली बात तो ख़त्म हो गई है। इस वक्त जो उनका मसला है समझने की ज़रूरत है, जिस पे अभी हम ब्रेक में आमिर भाई से मेरी बात भी हो रही थी। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए आखिरी मौका है कि हुकूमत लें, वापस लें। अगले साल इलेक्शंस हैं, इनकी मजबूरी समझने की कोशिश करें। ये क्यों एक्सट्रीम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि सारी चीज़ें बिल्डोज कर रहे हैं, जरदारी से भी मिल रहे हैं, ये चौधरी को घर भी जा रहे हैं, ये तमाम इनके दुश्मन जो है तरीन के घर भी जा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा पहले इसमें कि बुग्स रखने वाले लोग हैं, तो किसी को माफ़ ही नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि अगर इस वक्त ये नवाज शरीफ वापस नहीं आता, इसाक डार साहब वापस नहीं आते, मरियम साहिबा जो है वो उनके केसेस हैंडल नहीं होते इलेक्शन से पहले, तो इनके लिए अगला इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। कि इस नवाज शरीफ साहब भी वो डिसक्वालीफाइड है, मरियम भी डिसक्वालीफाइड है, इन्हें खतरा लग रहा है कि अगर इमरान खान बचता है तो शहबाज शरीफ भी उसमें इसको सजा हो जाएगी। सो दे विल गो टू ऑल एक्सटेंट के इससे पहले अभी भी उनका प्लान यही है जो अब तक पता चला है कि अगले आप आएंगे, कोई हुकूमत आएगी, शहबाज शरीफ साहब ये कहा जा रहे हैं वज़ीर आज़म बनेंगे, ये रहेंगे 2 महीने के लिए वज़ीर आज़म, ये आके मई में हुकूमत डिसॉल्व करेंगे, जून में केयर टेकर आएगी, वो बजट पेश करेगी और उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। सो इनकी जितनी एफर्ट्स हैं ये नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हैं, उनके केसेस सेटल करवाने के लिए हैं। मरियम साहिबा को उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन, ये उस वक्त हो सकता है जब ये इक्तदार में हों, नैब को कंट्रोल कर सकें, एफआई को कंट्रोल कर सकें, अटॉर्नी जनरल को कंट्रोल कर सकें, अदालतों पे इन्फ्लुएंस कर सकें, मीडिया के साथ दोबारा कर सकें। तो इसको इस तनाजुर में देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि जरदारी साहब से हाथ मिलाना, इनका चौधरी के पास जाना, अलीम खान को बुलाना, इनका उसके बाद आज तरीन ग्रुप के साथ जाना, ये टोटल 1 मैन प्रोजेक्ट है। जो मुझे समझ आता है कि आपने नवाज शरीफ साहब को अगले इलेक्शन से पहले इस मुल्क में वापस लाना है, ये इनका लास्ट चांस है। अगर निकल जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते, अगला इलेक्शन इनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा इजी 1 2 3 है जो खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल उनका टारगेट यही है कि वो ये शहबाज शरीफ साहब की भी चंद दिनों चंद हफ्तों की हुकूमत होगी और उनके भी होगा क्या, फ़र्ज़ करेंगे गवर्नमेंट इनकी गिर जाती है तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब फ़ौरन जो है ना आएंगे, एक बहुत बड़े जुलूस के अंदर विक्ट्री के निशान बनाते हुए उनको लाया जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए अदालत में जाएंगे, अदालत के भी कांपे टांग रही होंगी और वो भी 2 मिनट में उनको कहेंगे कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो सीधे एक 5 स्टार होटल में, जिस तरह के जरदारी के दिनों में यही था ना, सारे उनके केसेस भी ख़त्म हुए थे, वो अस्पताल में रहे थे और सब कुछ ख़त्म हो गया था उनकी हुकूमत के दरमियान में। नवाज शरीफ को 10 साल बाद केस खत्म हो गए तो वो बिल्कुल उसके बाद जो है प्रोसिक्यूशन जो है बिल्कुल बैठ जाएगी। अगला नैब का चेयरमैन वो इत्तफाकन उन्होंने ही लगाना है, तो वो भी अपनी फैसिलिटेट कर रहा होगा, तो बिल्कुल उनके भी केसेस खत्म, उनके भी केसेस, फिर ठीक है इलेक्शन कराते रहो जो भी, अगर कोई भी हार जीत का मैटर ही नहीं करता, कम से कम उनका रिवाइवल हो जाएगा। वो अभी मरियम बीबी की बड़ी कम उम्र है, उनके अभी 30-40 साल उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो उनके लिए ये गेम प्लान बड़ा इट मेक्स लॉट ऑफ पॉलिटिकल सेंस और उनके लिए ये पर्सनल सर्वाइवल का मसला है। ये सीधी सीधी उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं, और ये ऐसे ही होने जा रहा है और नज़र आ रहा है कि ऐसे होने जा रहा है। तो ये सारी GITs, ये सारे केसेस, ये सारे करप्शन, वो फिर जो हमारे जैसे लोग जो कि करप्शन को हम बड़ा फॉलो शॉलो करते थे, जो है वो फिर हंसा करेंगे, इशू खत्म हो गया, करप्शन वाला खत्म हो गया ना, तो इमरान खान ने मार दिया। 3 साल में एक आपने बड़ा केस लिए जिसमें प्रोसिक्यूट करके वो किया, सिर्फ अपने चंद बंदों को बचाने के लिए सारा निज़ाम ही खराब कर दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी। और इतनी रेपिटेशन है इन तमाम बातों की कि वो एक सेंस ऑफ वो जो सेंसिटिविटी है वो अकर करना ही बंद हो गया। करप्शन इज अ न्यू नॉर्मल नाउ। अब देखना ये कि डी चौक में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। दोनों तरफ से ज़बरदस्त कॉल्स हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।